नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में मची सियासी उठापटक की, क्योंकि आज विधानसभा में सीएम चंपाई सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव दिया और वो सफल भी रहे। एक तरफ सरकार को जहां पर 47 वोटों का समर्थन मिला, तो विपक्ष के समर्थन में केवल 29 मत गए, जिससे अब ये साफ है कि झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ही बरकरार रहेगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी प्रिया। दूसरी बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नई सरकार का होना है फ्लोर टेस्ट। इसके लिए सभी दल अपना समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी बीच बिहार के मौजूदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं। पीएम मोदी से मुलाकात की, बिहार की स्थिति पर बात की। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने खाते में दूसरे मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा, हर एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे प्रीति नेगी का। तीसरी बड़ी खबर यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई है, जहां यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, जिसमें युवाओं के रोजगार से लेकर प्रदेश के विकास के लिए हर वो संभव प्रस्ताव है जो हो सकता है। 1 करोड़ 10 लाख नौकरियों के साथ अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान भी किया गया है। और विस्तार से बताएंगे खबर, लेकिन चौथी बड़ी खबर के लिए आयुषी के पास चलते हैं। चौथी बड़ी खबर में मौसम का जिक्र करेंगे। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी ने प्रकृति की छटा तो दिखाई ही, तो वहीं मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ मानो बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं, जो सैलानियों को अपनी ओर लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से चल रहे सियासी उठापटक के बीच आज झारखंड के लिए दिन बेहद खास था, क्योंकि नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आज सीएम चंपाई सोरेन को सदन में फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा पास करनी थी। चंपाई सरकार ने आसानी के साथ सदन में बहुमत साबित भी कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। तो वोटिंग के दौरान चंपाई सोरेन के पक्ष में 47 वोट पड़े, विपक्ष में 29। ये आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी चंपाई सोरेन ने बहुमत से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा था 41 और अब उससे 6 अधिक मत पड़े हैं चंपाई सोरेन के पक्ष में। यानी कि एक बड़ी राहत महागठबंधन को, एक बड़ी राहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को, एक बड़ी राहत चंपाई सोरेन को। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें, हालांकि एक सीट खाली है। इस लिहाज से विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा हुआ वो 41 का हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास इसमें से है 29, बीजेपी के पास 26, कांग्रेस के 17, आजसू के 3 विधायक, अन्य दलों और निर्दलियों को मिलाकर भी 5 ही विधायक हैं। तो झारखंड विधानसभा की स्थिति आपको बता रहे, क्योंकि एक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये जो आंकड़ा हुआ वो बहुमत का 41 हुआ। चंपाई सरकार ने 47 वोट हासिल कर लिए, यानी कि उसे कांग्रेस के वोट तो मिले ही, दूसरे विधायकों का समर्थन भी यहां पर मिला है। इससे पहले विधानसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। हेमंत सोरेन ने करीब 23 मिनट लंबा अपना भाषण दिया, केंद्र और बीजेपी को जमकर घेरा। हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान राजभवन पर भी सवाल उठा दिए, साथ ही चैलेंज ये दिया कि अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला साबित हुआ तो राजनीति ही नहीं, झारखंड भी छोड़ देंगे। ये तस्वीर उस वक्त की जब उनकी रवानगी हो रही थी, और साथ साथ नारेबाजी कि हेमंत है तो हिम्मत है। किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। तो झारखंड में फ्लोर टेस्ट और सदन के अंदर हेमंत सोरेन के आरोप पर सियासत भी गर्मा गई। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये भी एक बार सुना देते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाज में परोसा गया, न कोई अंतःकलह है, न मंत्रिमंडल के विस्तार से कोई सामने बातें आएगी। बिल्कुल सहजता से, सरलता से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मजबूती के साथ सरकार विकास के कामों को धरातल पर उतारेगी। 47
हम लोगों ने जो पेश किया एक मिसाल बन गया। तमाम कोशिशें व्यर्थ हो गई। जो विरोधी चाह रहे थे कि किसी भी तरह से सरकार गिरा दिया जाए, वो नाकामयाब हो गए। आज लोकतंत्र की रक्षा हो गई। आज बाबा साहब अम्बेडकर बहुत खुश हो रहे होंगे और वो मतलब जिस तरह से उनके संविधान को लेकर उसका अपमान हो रहा था, आज सही मायने में उसका सम्मान, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई बाबा साहब को। तो झारखंड की बात तो कर लिया, बात बिहार की भी कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में बनी एनडीए की नई सरकार 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित उसे करना होगा। इससे पहले खूब बयानबाजी भी हो रही है। बिहार में हलचल भी इस वक्त दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो साथ ही समीकरण भी बताए। क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते। बिहार में सियासी भूचाल के बाद एनडीए की सरकार बन चुकी है और एक बार फिर से नीतीश कुमार राज्य की बागडोर संभाल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की परीक्षा अभी बाकी है। परीक्षा है 12 फरवरी को, जब फ्लोर टेस्ट होगा और विधानसभा के अंदर सरकार को बहुमत साबित करना होगा। तो वही फ्लोर टेस्ट से पहले एक बार फिर से राज्य की राजनीति में उबाल है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी दिल्ली में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने रविवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार बीजेपी के प्रभारी एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात कर बिहार की राजनीतिक हालात, एनडीए गठबंधन सरकार, आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव सहित संगठनात्मक विषय से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। वहीं दूसरी ओर जुबानी जंग भी तीखी हो चुकी है। दिल्ली में मौजूद डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में लोग डरे हुए हैं। दो पार्टी की सरकार है और तीसरा का सहयोग है। 128 विधायक हमारे पास है, हमको क्या लेना देना? कांग्रेस पार्टी के विधायकों से वोट थोड़े लेना है। लेकिन उन लोगों को डर लग रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये घुमाने का प्रयोजन है कि यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, माहौल खराब करेंगे देश का। यही सिर्फ उनका काम है। उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वे विधायकों का अपमान करते हैं। कांग्रेस को इस सोच से मुक्त होना चाहिए कि विधायक एक बंधुआ मजदूर है। विधायक जनता का फैसला लेते हैं और उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होना चाहिए। फिर से बिहार के पूर्वांचल में सूरज का उदय हुआ है और वही बिहार श्री बाबू का बिहार जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में सबसे आगे, इंडस्ट्रीज रोजगार देने के सबसे आगे के क्रम में खड़ा रहता था और पूर्वांचल के सांस्कृतिक विरासत देश का नेतृत्व ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन दिखाता था। वह पूर्वांचल में फिर से सूरज का उदय हुआ है, एक वातावरण बना है। तो हम लोगों का स्पष्ट संदेश रहता है। पार्टियां तो कई आई और चली गई, कई ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ने का भी काम किया। कई बार सरकार में हम काम भी किए सहयोगी के तौर पर, जनता पार्टी के दौर पर। और जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, तब भी बीपी सिंह जी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी देते रही। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम नेतृत्व करना और सत्ता में केंद्र में बैठने की शुरुआत हुई। आज नरेंद्र मोदी तक का सफर सब पूरा हुआ, लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं उससे पीछे नहीं हटते। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जनता भरोसा करती है। दरअसल कांग्रेस के 19 विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को डरी हुई बता रही है। तो वहीं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि नई सरकार बनी है तो हम सभी विधायक उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ हैं। हम सीएम से मिलेंगे, उन्हें बधाई देंगे। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस ने किसी भी खरीद फ्रॉक से बचने के लिए ये कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आपको ले चलते हैं पुणे, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। वो प्रयोजन यही है कि जीवन के अंधकार को हटाकर तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इस प्रकार सतत आगे बढ़े सृष्टि, समष्टि और व्यष्टि मिलकर। ऐसा ज्ञान समय समय पर विश्व को देते रहना, और इसलिए भारत बना रहना चाहिए। तो भगवान की इच्छा है
लेकिन दैव पांचवा है। पहले 4 मनुष्यों को पूर्ण करने पड़ते अपने पुरुषार्थ से। तो फिर नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा संगम हो गया ऋषियों का। 84,000 ऋषि एकत्र आए थे। ऋषि वो होते हैं जो ज्ञान का सतत अनुसंधान करते हैं, एकांत में आत्म साधना करते हैं, लोकांत में सेवा परोपकार, विद्यादान, ज्ञानदान, इसमें अपना समय बिताते हैं। उन सब ने विचार किया कि संवार हुआ, लेकिन भारत ही रहना चाहिए, इसलिए हमको क्या क्या करना होगा। जितना ज्ञान था उस समय मानव जाति के पास, उसकी फिर से चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुए, उसको कलयुग की बुद्धि लेकर मानव समझ सके इतना सरल बनाया गया, उसके विभाग किए गए और गांव-गांव में, घर-घर में, झोपड़ी-झोपड़ी में अंतिम व्यक्ति तक वो ज्ञान पहुंचे, इसकी व्यवस्था की गई।